हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। गाइज आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः इस चैप्टर के प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप ध्यान से याद कर जाएं और नोटबुक में जरूर लिख लें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, देख लेते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? आपको बताना है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। ऑप्शन दिया गया है ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर या प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जरूर आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान पर, समतुल्य द्रव्यमान पर, अणु द्रव्यमान पर या सक्रिय मात्रा पर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा आवश्यक होती है वह है, यानी बताना है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए कितनी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी पूछेंगे इस ग्राम को छोड़ दीजिए, आप पहले देख लीजिए क्या दिया गया है। लवण जो दिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है। जब इसका वैद्युत अपघटन होगा तो क्या होगा, Ag प्लस NO3 माइनस, इसमें क्या होगा, अवघटित हो जाएगा। तो Ag प्लस है, इसमें एक आयन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को यह त्याग किया हुआ है और तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं सेकेंड रिएक्शन में Ag प्लस, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Ag में बदल जाएगा, Ag में यह बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अर्थात क्या है, एक मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, एक मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। और हम जानते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है 96,500 कूलाम आवेश के बराबर होता है। 96,500 कूलाम आवेश के बराबर होता है, जो कि 1 फैराडे के बराबर होता है। ठीक है, 1 फैराडे के बराबर होता है। अतः यहाँ कितना चाहिए आवेश, 1 फैराडे, अर्थात 1 फैराडे धारा की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सा लवण दिया गया है, अपघटन करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यानी कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है। अतः 1 मोल बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम आवेश होता है, जो कि 1 फैराडे के बराबर होता है। अतः आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए और समझिए, और जहां दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर फिर से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, यानी वैद्युत अपघटन क्रिया में कैथोड पर क्या होता है, आपको बताना है कैथोड पर क्या होता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया ऑक्सीकरण, अवकरण, विघटन या जल अपघटन। क्या होता है कैथोड पर? तो आप याद रखें, अपघटन की क्रिया में क्या होता है, कैथोड पर विघटन होता है, कैथोड पर विघटन होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा सेल बदलता है? ऑप्शन दिया गया है पारा सेल, डैनियल सेल, ईंधन सेल या लेड संचायक सेल। लेड संचायक सेल, तो आप याद होगा, आप पढ़े होंगे चैप्टर को, तो आपको पता होगा कि ईंधन सेल एक ऐसा सेल है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह ईंधन सेल बहुत ही उपयोगी सेल है। इस सेल का उपयोग किया जाता है रॉकेट में या वायुयान में किया जाता है, तथा इस सेल में विद्युत ऊर्जा के साथ साथ जल की प्राप्ति होती है, जिस जल का उपयोग यात्री लोग पीने के लिए करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ईंधन सेल। ठीक है, काफी उपयोगी है, हल्का होता है। अगला है, निम्न में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? यानी कौन है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए H
Fe, Zn या Mn? तो आप याद रहे Mn जो है, मैग्नीज जो है, ये सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? कौन द्वितीयक सेल है? ऑप्शन दिया है लेक्लांचे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल या इनमें से सभी। कौन द्वितीयक सेल है? तो इसमें से जो लेड स्टोरेज बैटरी है यह द्वितीयक सेल है, यह द्वितीयक सेल है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है? आपको इन ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा धातु है जिसका आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है। ऑप्शन है एल लिथियम, के पोटासियम, Na सोडियम, Cs सीजियम। यानी किसका आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Cs का आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, सब लिखते जाइए आप। ठीक है, निम्न में से कौन लेथेनाइट्स अणुचुंबकीय है? इसमें से कौन सा लेथेनाइट्स है जो अणुचुंबकीय है? आपको बताना है। ऑप्शन दिया C4+, YV2+, EU2+, Lu2+। कौन है जिसका अणुचुंबकीय अवस्था अधिक होता है, ये आपको बताना है। लेथेनाइट्स अणुचुंबकीय कौन है ये बताना है। तो यहाँ जो EU2+ है यही क्या है? लेथेनाइट्स है जो अणुचुंबकीय होता है, EU2+। ऑप्शन सी सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? किस धातु के लवण के जलीय विलयन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है Na, Al, Ca या Ag। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ag। जो सिल्वर है इसी को हम क्या करेंगे, लवण का जब जलीय विद्युत विच्छेदन करेंगे तो Ag प्राप्त होगा। ठीक है, AgNO3 होता है इसका लवण, AgNO3। इसमें जब हम करंट का प्रवाह करते हैं तो Ag अलग हो जाता है और NO3 अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न आयनों में से सबसे प्रबल अपचायक कौन है? आपको बताना इन आयनों में से सबसे प्रबल अपचायक कौन है? ऑप्शन दिया है F-, Cl-, Br-, I-। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। I- जो है सबसे प्रबल अपचायक है, सबसे शक्तिशाली अपचायक है, I- आयोडीन। नेक्स्ट, सेल स्थिरांक का इकाई क्या होता है? सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है प्रति ओम, प्रति cm या ओम cm। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति cm होता है। सेल स्थिरांक का मात्रक प्रति cm होता है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं अपलोड करता हूं और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप देख पाएंगे, क्योंकि पीएस कोचिंग सेंटर के माध्यम से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास की व्यवस्था है किया गया है और बेहतर तैयारी की व्यवस्था है। अतः इस पीएस कोचिंग सेंटर को जरूर आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न से किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघटन नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है धनायन की गति से, धनायन के परमाणु भार से, ऋणायन की गति से या इलेक्ट्रोलाइट की समतुल्य भार से। किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से यह संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो, ऑप्शन ए अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन सतह से अवशोषित ऑक्सीजन निकालता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है एक प्रकार का ईंधन सेल है और इस सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच जब रिएक्शन होता है तो जल बनता है और यही जल यात्रीगण पीने के लिए उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। अत्यधिक शुद्ध जल मिलता है और जिसे यात्री लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, जब ताप बढ़ता है तो धातु की चालकता पर क्या असर पड़ता है ये बताना है। तो ऑप्शन दिया बढ़ता है,
घटता है, अपरिवर्तित रहता है या दुगुना हो जाता है? तो आपका आंसर होगा बी, घटता है। तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता घटता है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट, चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है? चालकता और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन दिया गया सी समानुपाती आर, सी बराबर आर, सी समानुपाती 1/r या सी समानुपाती आई आर, यानी बराबर है, समानुपाती है। तो आप याद कर ले कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी बराबर 1/r। जो इसकी चालकता होती है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, क्या कहलाता है? इसमें मीथेन और हाइड्रोजन का दहन होता है और सीधे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है, तो इस सेल को क्या कहेंगे? ऑप्शन है डायनेमो, NICD सेल या ईंधन सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या कहेंगे? तो आपका आंसर होगा ईंधन सेल। ठीक है, ईंधन सेल। जैसे हाइड्रोजन सेल भी ईंधन सेल है और यह हाइड्रोजन मीथेन सेल है, यह भी क्या है? एक प्रकार का ईंधन सेल है। जैसे रिएक्शन होता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है और उस ऊर्जा का उपयोग क्या होता है? आवश्यक यंत्र में किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु संख्या से या धनायन के वेग से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत के समतुल्य भार से। ऑप्शन बी सही है, विद्युत के समतुल्य भार से आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है, इसमें बताना है कौन एक आयनिक यौगिक है। ऑप्शन है अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, शक्कर या सोडियम नाइट्रेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर, यहां करने होगा, करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है, यानी धनोद पर कौन प्राप्त होगा और ऋणोद पर कौन सा प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया F2 और Na, F2 और H2, O2 और Na, O2 और H2। तो धनोड, तो धन पर क्या होगा? माइनस वाला जाएगा और ऋण पर प्लस वाला जाएगा। ऋण पर क्या होगा? प्लस वाला जाता है। इसको आप याद कर लें। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो धनोद पर कौन चला गया? O2 माइनस, और ऋणोद पर कौन चला गया? H2 प्लस। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए गाइस, आज इस सेशन के सभी प्रश्नों को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।